हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, एक सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है और वो सभी कोर्सेज में कॉमन सब्जेक्ट है। वो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा रंगमंच। वो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में दिया गया है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ फाइनेंस फॉर एवरीवन के साथ एक रंगमंच हिंदी टॉपिक दिया गया है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इंग्लिश या फिर हमारा BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, सभी में ये जो है हमें दिया गया है और हम इस सब्जेक्ट को आज से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसका सिलेबस जो है ऑलरेडी वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, बट रंगमंच जो सिलेबस है एक बार हम अगेन देखते हैं। वो जो सिलेबस है इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र संक्षिप्त परिचय और दूसरा है हिंदी का पारंपरिक रंगमंच, उसका भी संक्षिप्त परिचय पढ़ने हैं आपको इन दोनों के। अब ये जो है इनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बट इसीलिए ही क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कि आपको लैंग्वेज टफ लगे भी तो आपको टॉपिक समझ आ जाए, ठीक है। तो यूनिट 1 जो है हमारी भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारत में नाट्य शास्त्रीय परंपरा अति प्राचीन है। समय समय पर नाट्यचारों द्वारा नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों की स्थापना होती रही है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र, धनंजय रचित दशरूपक, रामचंद्र गुणचंद्र रचित नाट्य दर्पण, शारदातन्य प्रतीण, भाव प्रकाशन आदि नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों से विदित होता है। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले चीज़ नाट्यशास्त्र जो है ना, एक तो बात ये कि बहुत ही पुरानी परंपरा है। सबसे पहले नाट्यशास्त्र की खोज हमारे भरत मुनि ने करी थी। उसके बाद इन्होंने आगे नाम दिए हैं, धनंजय ने दशरूपक की, रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण की, ठीक है। ये सब ने ये करी। उसके बाद ये चीज़ कि जिनकी रचनाओं के माध्यम से नाट्यशास्त्र की स्मृति परंपरा और उनकी नई नई व्याख्या दृष्टिगत होती है, किंतु भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र ये एक ऐसा प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें नाट्यशास्त्रीय सिद्धांतों का क्रमबद्ध निरूपण अति विस्तार एवं सूक्ष्मता से किया गया है। मतलब इन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी भरत मुनि की जो नाट्यशास्त्र है वही सबसे पुरानी और सबसे पहली नाट्यशास्त्र रखी जाती है, जिसके अंदर कर्मबद्ध निरूपण अति विस्तार और सूक्ष्मता से किया गया है। मतलब लिस्ट के तौर पे एक इक्वल सीक्वेंस के टाइप में चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है। नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में इस ग्रंथ का वही महत्वपूर्ण स्थान है जो कि व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टादि का है। भरत मुनि के पश्चात सभी आचार्य भरत प्रतिपादित नाट्यशास्त्र शास्त्रीय सिद्धांतों पर ही विचार विमर्श करते रहे हैं और ये ग्रंथ उनकी उपजीव्य रचना है, ठीक है। मतलब ये भरत मुनि के बाद ये जो है प्रायोरिटी पर हमेशा से रही है और रहती आएगी। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र क्या है, अब हम वो देखते हैं। हमें ये तो पता लग गया कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने इजाद किया था, अब वो क्या है वो पता करते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र की रचना नटों को प्रशिक्षण देने करने के लिए की थी। उनका व्याख्याकार आचार्य अभिनवगुप्त का माना जाता है कि नाट्य का प्रायोगिक शास्त्र सर्वप्रथम भरत मुनि ने ब्रह्मा से सीखा था, फिर उन्होंने ये शास्त्र अपने शिष्यों को सिखाया था। मतलब उन्होंने ये जो था इसकी शुरुआत नटों के लिए करी थी और इन्होंने ब्रह्मा से सीखा था और उसको अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको भी सिखाया था। भविष्य में नटों को लाभान्वित करने की दृष्टि से उन्होंने इस शास्त्र को ग्रंथ के रूप में निबद्ध कर दिया था। कालिदास, भवभूति तथा राजशेखर आदि नाटककारों ने भरत मुनि को एक महान नाट्य प्रयोक्ता के रूप में समरण किया था। उनका नाट्यशास्त्र केवल एक पुस्तक ही नहीं है बल्कि सदियों तक बनी रहने वाली एक जीवंत परंपरा भी है, ठीक है। भरत मुनि ने रंगमंच को एक सत्य परिवर्तनशील गद्यात्मक माध्यम माना है। नाट्य का आधार लोक है और लोक स्वयं निरंतर परिवर्तनशील है, तो नाट्य भी स्थिर कैसे हो सकता है। मतलब कि नाट्य का जो मेन मोटिव है वो लोक है और लोक खुद में अपने आप में चेंज होता रहता है, तो नाट्य फिर कैसे स्टेबल हो सकता है, इन्होंने ये बोला है। तो नाट्य शास्त्र को लोक नाट्य के 3 प्रमाणों में से एक कहा गया है। भरत कहते हैं कि इस लोक को शास्त्रों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। क्यों? क्योंकि लोक अपनी विविधताओं में अपार हैं। इसलिए प्रयोक्ता को चाहिए कि जिन बातों का निर्णय शास्त्र के द्वारा नहीं हो सकता है उनके लिए लोक का आशय हो।
ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपसे अगर मैं बताऊं, इंडिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई स्कीम निकालती है गवर्नमेंट, कुछ करती है, तो उसमें मीडिया वाले सबसे पहले सड़क पे उतर के लोगों का पर्सपेक्टिव लेते हैं कि आपको क्या लगता है, कैसे लगता है। तो वही सेम चीज़ हमारे भरत मुनि कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ रखने से या कुछ करने से ही नाट्य शास्त्र को नहीं समझा जा सकता, और अगर उस टाइम नहीं समझा जा रहा है तो इसको लोग के माध्यम से समझो, लोगों की हेल्प से इन लोगों को कि क्या उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है वो समझो। भरत मुनि ने नाट्य के लिए वेद को भी एक प्रमाण माना है, ठीक है। वेद जो है हमारे, उनको भी इन्होंने प्रमाण माना, क्योंकि वेद भी हमारे सबसे पुराने, दुनिया के सबसे पुराने वेद हमारे रखे जाते हैं जो 600 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। तो नाट्य को उन्होंने 4 वेदों में के अलावा 5 वेद बोला है। क्यों? जैसे 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्होंने नाट्य शास्त्र को 5वां वेद माना है। कालिदास नाट्य को एक चाशुए यज्ञ कहते हैं। इस परंपरा में नाट्य वेद है और उसका अनुष्ठान एक यज्ञ के समान है। भरत मुनि की परंपरा में रस ही नाट्य का प्राण है। रस के बिना नाटक में कुछ घटित नहीं हो सकता है। रस की सृष्टि तथा उसके आस्वाद दोनों के लिए हृदय की शुद्धि एवं पवित्रता आवश्यक है। रस एक जटिल और मिश्र अनुभव है। भारत की दृष्टि से नाट्य शास्त्र के 11 या 13 तत्वों का निचोड़ है। ये तत्व हैं रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, अतोद, गान और रंग या रंगमंच, ठीक है। नाट्य शास्त्र को इन्हीं सब चीज़ों से पहचाना जाता है, समझा जाता है। आचार्य अनुभव अभिनव गुप्त ने इन तत्वों के सामंजस्य के माध्यम से नाट्य अनुभव की संभावना स्वीकार की है। इन्होंने कहा है कि सामंजस्य का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सामंजस्य, इन्होंने कहा है कि इन सब की हेल्प का जो सामंजस्य बन रहा है ना, वो ही हमारा नाट्य शास्त्र होता है। किन सब से? ये रस, भाव, अभिनय, धर्मी, ये सब जो दिया है इन सब से, ठीक है। तो अभिनेता द्वारा इस सतही यथार्थ को नाट्य में अतिक्रांत करना होता है। भरत मुनि नाट्य धर्म की विवेचना में इसी अतिक्रमण यथार्थ में अपार सौंदर्य मूलक संभावनाओं का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा एक्टर या एक्ट्रेस है ना, वो ही नाट्य शास्त्र में इन सभी चीज़ों के थ्रू अपने भावों को एक्सप्रेस करता है, बताता है। अपने रस के थ्रू, भाव के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, धर्मी के थ्रू, प्रवृत्ति के थ्रू, स्वर के थ्रू, रंग, गाने, इन सब के थ्रू नाट्य शास्त्र को प्रायोरिटी देता है। तब नाटक में समझ आता है कि हाँ वो चीज़ क्या है, ठीक है। ये था। अब आता है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र का स्वरूप। भारत में नाटक की उत्पत्ति और उसके अभिनय आदि के विषय में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, सबसे पुराना। इसमें नाटक का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। भारतीय नाटकों के परिप्रेक्ष्य में नाट्य शास्त्र और भरत मुनि, ये 2 ऐसे नाम हैं जो कदाचित गीता और व्यास की भांति जनमानस में अक्षुण्ण रूप से विराजमान है। मतलब सीधी बात है कि ये भरत मुनि और नाट्य शास्त्र ही सबसे पुराने 2 ऐसे नाम हैं जिनको आज तक देखा जाता है, समझा जाता है, लोग बहुत उनकी इज्जत करते हैं। हिंदी नाट्य शास्त्र सुधा, रस्तोगी या अमुक से नाट्य संबंधी सभी विषयों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र नाट्य शास्त्र है। हिंदी नाट्य शास्त्र सुधा, रस्तोगी और आमुख से जो बना था उसको भी नाट्य शास्त्र ने ही प्रतिपादित किया था। ये ग्रंथ नाट्य के स्वरूप को समझने का एक हेल्पफुल जरिया है। ये केवल नाट्य कला का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय कलाओं का विशेष कोश माना जाता है। विश्वकोश। विश्वकोश मतलब कि इन्होंने बोला है कि नाट्य शास्त्र जो है सभी हमारी कलाओं का, सभी चीज़ों की डिक्शनरी मानी जाती है। विश्वकोश होती है डिक्शनरी, ठीक है। ये ग्रंथ ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, विधा, योग, कर्म का भी बोध कराता है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में भी बताता है कि क्या हम अब नाट्य देखते हैं, कोई भी नाटक देखते हैं, उससे हम इमेजिनेशन करते हैं, सब चीज़ें। तो इन्होंने यही इसलिए बोला कि ये डिक्शनरी के रूप में सामने आया है कि लोगों ने इसकी ही हेल्प से कला विधा को आगे बढ़ाया है। परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। इतिहास में दशरथ पुत्र भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, मांधाता के प्रपौत्र भरत एवं जड़ भरत का उल्लेख मिलता है, किंतु इनमें से किसी को भी नाट्य शास्त्र की रचयिता नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद में कई स्थलों पर भरत शब्द का यूज़ किया गया है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। एक जाति के रूप में उस वर्ड को यूज़ किया गया है, किंतु
नाट्य शास्त्र के संदर्भ में भरत नाम किसी व्यक्ति का ही सूचक प्रतीत होता है। संपूर्ण मतलब पूरे नाट्य शास्त्र में भरत नामक एक व्यक्ति की ही कृति है। इस धारणा को निर्विरोध मान्यता नहीं मिली है। भरत की एकता और अनेकता को लेकर दो धारणाएं स्पष्ट की गई हैं। ठीक है, जो दो धारणाएं हैं, एक व्यक्तित्ववादी पक्ष की पुष्टि करती है और दूसरा अभिनव युगम या फिर अभिनव भारती नामक चीज को उभारती है। ठीक है, तभी तो अभिवन गुप्त को तत्कालीन वर्ग में प्रचलित इस धारणा का खंडन करने की आवश्यकता हुई है कि नाट्य शास्त्र का प्रथम प्रणय सदाशिव, फिर ब्रहाय और अंत में भरत मुनि ने किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधी बात ये बताई गई है कि इन सब चीज़ों से ये डिस्क्राइब हो रहा है कि लास्ट में जाकर हमारे भरत मुनि ने ही सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है और ब्रह्मा से सीखकर उन्होंने सब चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखा है। ठीक है, उनके अनुसार सदाशिव ब्रह्मा ने भरत ने 3 स्वतंत्र ग्रंथों का निर्माण किया था, मतलब है। ठीक है, वर्तमान नाट्यशास्त्र तो ब्रह्मा के मत को उपजीव्य मानकर अन्य मतों के निराकरण पूर्वक भारत पूर्व की सारी परंपरा का आकलन करता है। ये जो है ये इन्होंने लिख दिया है, ये लिखा हुआ है संस्कृत में, आपको इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है नाट्यशास्त्र प्रथम गायकवाड़ संस्करण भाग 1। भाव प्रकाश के अनुसार नाट्यशास्त्र की द्वैतशास्त्रीय संहिता की रचना आदि भरत ने की थी। मतलब नाट्यशास्त्र की द्वैतशास्त्र सी जो है एक तरीके से उसको शताब्दी बनाने, ईयरली उसको बनाने की जो रचना करी थी वो भरत ने करी थी। तथा भरत वृंदेन ने इसी प्रकार काव्य मीमांसन में राजशेखर ने रूपकारीकरण के कृतव्य का श्रेय भरत को ही दिया जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बेसिकली जब नाट्यशास्त्र भरत ने ही बनाया तो ऑब्वियसली बात है भरत ने ही सब चीज़ें की होंगी, ये वाली चीज़ है। दूसरी ओर भरत के अनेक तत्व के पक्ष में नाट्यशास्त्र के वे अंश सहायक सिद्ध होते हैं जहाँ भरत का प्रयोग अभिनेता, सूत्रधार, नट, विदूषक, आभरण आदि नाट्य प्रयोक्ताओं के लिए हुआ है। ठीक है, जिस बृहत रूप में नाट्यशास्त्र आज प्राप्त हुआ है उससे वे एक व्यक्ति की कृति मानते हैं। भरत मुनि के लगभग समकालीन या थोड़े बहुत आगे पीछे बहुत सारे नाट्यशास्त्र हुए थे। ठीक है, जो भरत के नाट्यशास्त्र से ही इंस्पायर्ड थे, जिनका प्रासंगिक नाम लेखन अनुचित नहीं होगा। नाट्यशास्त्र की परंपरा का अवलोकन करते हुए इस संदर्भ में ये संकेत करना ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से परामर्श होगा कि ये भारतकृत नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की इस दिशा में पहला प्रयास नहीं है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नाट्यशास्त्र की रचना शैली। अब किसी भी चीज़ को बनाने, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए शैली होती है ना उनकी अपनी, लाइक हड़प्पा शैली है, मोहनजोदारो की शैली है, उनको बताती हैं कि हाँ ये सब जो है ये हड़प्पा है, ये सब जो है मोहनजोदारो है। वैसे ही तरीके से भरत ने जो एक रचना शैली निकाली वो बताती है कि उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना करी है। जिस प्रकार पाणिनीय अष्टाध्यायी में पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का उल्लेख मिलता है, उसी तरीके से नाट्यशास्त्र प्रसंग में पूर्वाचार्य गणवर्धन के प्रसंग में स्वायत्व, छंद निरूपण के संदर्भ में गुह, ध्रुवारण की परिचर्चा में नारद, अंडग्रहर एवं करणों की व्याख्या के अवसर पर तंडु और नदी एवं मानवीय गुणों के प्रसंग में बृहस्पति आचार्य भरत से पूर्व नाट्य शास्त्रकारों के रूप में मिलते हैं। भाई ये जो लाइन है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस लाइन को बताना ज़रूरी है कि इससे ये मिलता है, इससे वो मिलता है, उससे वो मिला है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने शिलालेख एवं कृशाव प्रणीत नट सूत्रों का उल्लेख किया है जो आज अप्राय होने पर भी भरत मुनि से पूर्व नाट्यशास्त्रीय परंपरा की अक्षुण्ण के घोतक हैं। ठीक है, इस प्रकार भारतीय नाट्यशास्त्र के संबंध में एकमात्र पर्याय एवं नितांत संपूर्ण ग्रंथ भरत कृश किया गया है। प्रतिपादित विषयों की व्यापकता और तद्र विवेचन की सांगोपांगता को देखते हुए ये ग्रंथ इतना विलक्षण और अद्भुत है कि अध्येता के मन को बरबस इसके प्रेरणा के प्रति श्रद्धावन कर देता है। सीधी बात ये बोली जा रही है कि इसकी
इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा, इसका जो कला है, इसकी रूप है, वो इतनी ज़्यादा स्वच्छ और बिल्कुल क्लीन है, अच्छी है, जिससे हमें नाट्यशास्त्र को पढ़ने और समझने में सहायता मिलती है। जो बात मैं आपको हिंदी में नॉर्मली समझा रही हूँ, आपको वैसे ही लिखनी है, बुक की लैंग्वेज मत लिखना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बोला है कि नाट्य के विषय में भरत का कथन है, न तज्ज्ञान न तच्छलिप न सा विधा न सा कला, सो योगे न तत्कर्म नाट्य सिमन यन दृश्यते। मतलब ये संस्कृत की भाषा की एक इन्होंने 2 डायलॉग रखे हैं यहाँ पर। इन्होंने भरत ने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि ये किसी भी तरीके से इसको मतलब ना ही ज़्यादा मेहनत लगनी, ना ही ज़्यादा कुछ होना, ना ही ऐसा कि थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो, मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो। वो नाट्य शास्त्र एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल पाई है, ठीक है। अर्थात सेम यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि ना कोई ज्ञान, ना कोई शिल्प, ना कोई विधा, ना कोई कला, ना कोई योग, ना कोई कर्म इसमें लगता है समझने के लिए, जानने के लिए, और ये सामने दिखाई दिया जाता है, ठीक है। नाट्यशास्त्र सीधी सी बात है। ये वाला जो टॉपिक है आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नाट्य शास्त्र के अध्यायों का संक्षिप्त परिचय से कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैम मुझे समझ नहीं आया है, तो डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा। कमेंट में सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन है मन में, जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई सजेशन या कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।